न्यूक्लियर, राइट। सो फॉर अगर जो आपको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अलग करना है ना, तो तुमको लगभग मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी लगानी पड़ेगी, है ना, सो दैट दे विल सेपरेट। तो अब अगर तुम फोर्स की बात करें तो फोर्स, ठीक है, फोर्सेस क्या हो गए, स्ट्रॉन्ग और हुए वीक। ठीक है, दो तरह के फोर्स हैं, एक स्ट्रॉन्ग फोर्स और एक वीक फोर्स। तो वीक फोर्स में कौन से आते हैं, सबसे वाटर वर्क फोर्सेस, है ना, और ग्रेविटेशनल फोर्स आल्सो वीक फोर्स, है ना, क्योंकि ये क्या है, मास पे डिपेंडेंट है, आपके ऑब्जेक्ट के क्या मास है उस पर डिपेंडेंट है। और स्ट्रॉन्ग फोर्स की बात करें तो न्यूक्लियर फोर्स हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रॉन्ग ही हो गया, क्योंकि अगर जो आप चार्जेस के बीच में सेपरेशन कम कर देंगे दैट विल बी स्ट्रॉन्ग फोर्स, बिकॉज वो क्या डिपेंड करता है, चार्जेस का मैग्नीट्यूड कितना है, चार्जेस का परिमाण कितना है, और वो एक दूसरे से कितनी दूरी पे, ये चीज मैटर करती है। ठीक है, तो अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें, सो देखो एक कंपैरिजन देखते हैं पहले तो। अगर जो दो ऑब्जेक्ट है, सपोज दिस 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 ऑब्जेक्ट, सपोज ए ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है आपका बी। ठीक है, इसका मास है आपका m1 और इसका मास है m1। ठीक है, और ये एक दूसरे से 1 मीटर के डिस्टेंस फ्रॉम 1 मीटर डिस्टेंस। ठीक है, 1 मीटर डिस्टेंस है इनके बीच का। तो अगर जो इसके थ्रू फोर्स डाले तो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होता है ना, जी m1 m2 अपॉन आर। ठीक है, तो दैट इज जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो जी की वैल्यू कितनी होती है, 6.6 इंटू 10⁻⁻11। ठीक है, और ये हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर और केजी स्क्वायर, है ना। तो अब जब यहां पे आप रखोगे तो ये कितना हो गया, ठीक, हाँ सर, ठीक है, तो स्लाइड यहाँ से, ठीक ठीक ठीक, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे जो है अगर हम वैल्यू रखें तो इट इज 6.67 इंटू 10⁻⁻11। अब ये मान लो कि इसका अ, अगर जो हम ये केस माने कि दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन केस बोथ आर इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है ना। तो जो भी आर्ट्स वाले बच्चे हैं, तो एक थोड़ा सा आइडिया ले लो, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg, है ना, इतना ही होता है। और इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 10⁻⁻90 कूलम, है ना। ठीक है, तो ये चीज थोड़ा नोट करो कि ये जो है दो इलेक्ट्रॉन है हमारे जिनका मास m1 m2 है, मान लो दो दोनों ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन हो गए और वो एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पे रखते हैं। तो अब अगर तुम यहाँ पर फोर्स निकाले
between these two electrons, तो क्या आ जाएगा? This is 9.1 into 9.1 into 10 to the power minus 62 upon 1 square. ठीक है, सो ये कितना हो गया? 6.67 10 to power minus 11 into 9.1 into 9.1 10 to power minus 62 है ना? तो इसको सॉल्व करो थोड़ा सा। 9.1 दैट इज अराउंड 81 मान लीजिए, है ना? 81 माइनस समथिंग होगा इनटू 6.67 इनटू 10 टू द पावर माइनस, ये हो गया 62, ये हो गया 72, 73, फाइन, है ना? तो अगर इसको देखो 552 है ना? 10 टू पावर माइनस 73, जस्ट एक अप्रोक्सीमेशन हम लोग करना चाह रहे हैं, ठीक है? और इट इज फोर्स है तो इट विल बी न्यूटन, है ना? ठीक है ना? समझ रहे हो ना तुम लोग? हमने क्या किया, तो ऑब्जेक्ट की जगह पे 2 इलेक्ट्रॉन माने, ठीक है, which having mass that is 9.1 into 10 to power minus 31, ठीक है, एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखते हुए उसके थ्रू हमने फोर्स कैलकुलेट किया, दैट हमें कितना मिला? 552 into 10 to power minus 73, ठीक है? ये आया हमारा कौन सा फोर्स? ड्यू टू ग्रेविटेशन, है ना? ग्रेविटेशनल इफेक्ट। अब सेम चीज अगर जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स होता है इस केस में करें तो इट इज 1 अपॉन E1 ऐसे कर देते हैं, E अपॉन R। क्या होता है फोर्स का फॉर्मूला? Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, है ना? और ये होता है कांस्टेंट आपका 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक है? तो इसकी वैल्यू होती है आपकी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 9 into 10 to the power 9 into इलेक्ट्रॉन में चार्ज अभी बताया था, दैट इज 1.6 into 1.6 into 10 to the power minus 38, है ना? ठीक है, सो इट इज 2.56 into 9 into 10 to the power माइनस का 29, ठीक है? तो इसको जरा करो, कितना? 2.56 into 9 23.04 into 10 to the power minus 20, that is 2.3 into 10 to the power minus का 28। तो अब ये चीज देखो, यहाँ पे कितना है? अगर जब इसको खिसका नहीं था तो 5.52 10 to the power minus 17, है ना? तो अगर ये नॉर्मल सा कंपैरिजन देखो, F इलेक्ट्रॉन, ठीक है, डिवाइडेड बाय F क्या हो गया? ग्रेविटेशन, है ना? ये कितना हो गया? F इलेक्ट्रोस्टैटिक कितना आ रहा है? 2.3 10 to the power minus का 28 डिवाइडेड बाई 5.52 10 to the power minus का 17। तो ये क्या हो गया? अगर इसको थोड़ा सा और इग्नोर करते हैं तो ये कितना हो गया? ये आपका 0.5 के राउंड है, अगर डिवाइड करोगे तो ये अराउंड 5.5 ऐसे आएगा, ठीक है? इनटू माइनस 28 प्लस 71 कर रहा है, जरा कितना आ रहा है? हाँ, तो इट इज
10⁻43 अप्रोक्सीमेट, है ना। तो इससे क्या समझ में आया कि अगर जो दो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से 1 मीटर के डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, ठीक है, तो कौन सा फोर्स ज्यादा स्ट्रांग होगा, क्योंकि दैट इज एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इज 10⁻43 टाइम्स मच स्ट्रॉन्गर देन एज कंपेयर टू एफ इलेक्ट्रिक, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि अगर जो कभी ऐसा आ जाए कि दो ऑब्जेक्ट एक सेम आर के हैं, ठीक है, और एक दूसरे से इतनी डिस्टेंस पे रखे हैं, तो बताओ उस पर कौन सा बल ज्यादा लगेगा। तो इट इज ऑब्वियस कि उसमें जो है आपका, अगर जो दोनों चार्ज चार्ज है दोनों में, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही जो है ज्यादा होगा एज कंपेयर टू आपका ग्रेविटेशन। ठीक है, ठीक है। तो आप देखो क्या है कि एक चीज हमने उस दिन पढ़ा था केपलर्स लॉ, है ना। ठीक है, तो अभी हम ग्रेविटेशन के बारे में बात कर रहे थे, तो ग्रेविटेशन में ही एक रूल होता है केपलर्स लॉ, है ना। इसके 3 नियम थे, है ना। तो 3 नियम क्या थे। पहला नियम था कि अगर जो कोई आपका ग्रह या ग्रह प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन, तो क्या होगा कि वो दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में जो है चक्कर लगाएगा और सन उसके फोकस पे होगा, फोकस पे होगा, तब जो है हमेशा फोकस पे ही रहेगा। ऐसे अगर जो मूव कर रहा है तो इसके अराउंड ये फोकस होगा इस तरह से, अभी ये मूव करेगा फिर ये ऐसे हो जाएगा, मतलब हमेशा इसी जगह पे एक फोकस, पर्टिकुलर फोकस पे ही जो है आपका सन होगा। फिर दूसरा नियम क्या था, क्या था, ठीक है। सो पहला नियम क्या था कि भाई दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में घूमता है कोई भी उपग्रह होता है, सन या ग्रह होता है, सन के अराउंड जो है दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में घूमता है। दूसरी चीज क्या हो गई कि इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम, है ना। मतलब अगर जो ये वाला एरिया देखो, ये वाला जितना एरिया होगा और इस एरिया को ट्रेवल करने में जितना टाइम लगेगा उतना ही अगर तुम इस जगह का एरिया देखो, है ना, ये एरिया भी सेम होगा, टाइम भी सेम होगा, मतलब इक्वल एरिया इक्वल टाइम। अगर हम देखें कि 10 मिनट में कितना मूव किया गया है, तो जितना इस पोजीशन से लेके इस पोजीशन में आएगा सेम 10 मिनट में एरिया भी सेम होगा और टाइम भी सेम होगा। फिर तीसरा नियम ये था कि भाई जो टाइम होता है ऑर्बिट का, उसका अगर जो स्क्वायर करते हैं, ठीक है, तो वो किसके प्रोपोर्शनल होता है। हाँ, वो जो ऑर्बिट होती है ना, जो आपकी मेजर ऑर्बिट इसकी क्यूब के, ठीक है। तो एक एक होता है आपका सेमी माइनर एक्सिस, एक होता है सेमी मेजर एक्सिस, ठीक है। तो सेमी मेजर एक्सिस वो होती है जो क्योंकि देखो ऐसे है ना, एक तरीके से पोटैटो के शेप में होता है आपका ellipse, ठीक है। तो एक ये वाली हो गई, एक ये हो गया, है ना। तो एक छोटी एक्सिस होती है, एक बड़ी एक्सिस होती है। सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है आपका जो टाइम पीरियड होता है उसका स्केल। तो ये हो गया। अब हम बात कर रहे थे कि भाई अगर जो आप किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ से भेजना चाह रहे हो ऊपर, तो उसके लिए क्या होना पड़ेगा, आपको किसी एक पर्टिकुलर क्या बोलते हैं वेलोसिटी आपको देनी पड़ेगी, है ना। कि ऐसा नहीं कि आप जैसे ये होता है आपकी रॉकेट जो छोड़ते हो, ठीक है, जमीन से रॉकेट छोड़ी, अब आपको बड़ी बड़ी तेज ऊपर गई, बट इट डजेंट मीन कि वो प्लेनेट अंतरिक्ष में चली जाएगी। तो उसके लिए क्या होता है, कुछ पर्टिकुलर एनर्जी देनी पड़ती है उन्हें, है ना। तो उसके उस एनर्जी के अकॉर्डिंग जो है आपकी कुछ वेलोसिटी होगी, ठीक है। तो उसको बोलते हैं लोग स्केप वेलोसिटी, पलायन में। तो स्केप वेलोसिटी क्या होती है कि
देखो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाँ ग्रेविटेशनल में देखो इसको क्या करते होते, देखो मैं बताता सब बताता हूँ। अच्छा मैं टेस्टर पूछ रहा हूँ ठीक। तो अच्छा कभी भी आप एनर्जी निकालते हो तो क्या करते हो, एफ डॉट डी आर, एक कार्य भी तो होता है ना, दो ऑब्जेक्ट के बीच में अगर जो स्टेबल है वो, है ना, इनफाइनाइट डिस्टेंस से एक डेफिनेशन पड़ी होगी, किसी पर्टिकुलर पॉइंट लाने में जो काम होता है ना, उसको हम बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा, है ना, इसको क्या बोलते हैं, तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। तो इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। जैसे एक क्या होता है कि आपके दो प्लैनेट बहुत इनफाइनाइट डिस्टेंस में और आप चाह रहे हो कि पास में लेके आए, तो एक प्लेनेट को आप जब लेके आओगे यू विल डू सम वर्क, तो उस वर्क में कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा जो आप कवर करोगे, ठीक है। तो उसको जो है हम लोग लिखते होते हैं एफ डॉट डी आर, फाइन। तो जो एफ डॉट डी आर होता है, कर देखो, ठीक है, पोजिशन टू, हाँ ठीक है, ठीक है ना। तो कितना हो गया, अगर ये अट्रैक्टिव है तो कोई भी चीज अगर जो दोनों के बीच में अट्रैक्शन है ना, तो फोर्स कैसा होता है, निगेटिव। क्यों निगेटिव होता है, देखो दो चीज का एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं जब उनमें चार्ज अपोजिट हो, है ना। तो इस केस में देखो क्या होगा कि जो फोर्स होता है दैट इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन आर सी, ठीक है। अब Q1 पे क्या हो गया पॉजिटिव और Q2 हो गया आपका निगेटिव, तो ओवरऑल क्या होगा, विल बी निगेटिव मल्टीप्लीकेशन। सो अब ये अट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं, इसका रीजन देखो, इसके कोई भी चार्ज होता है तो उसमें क्या होता है, मतलब अपोजिट पोल्स क्यों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं वो बता रहा हूं उनको, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है, अगर दूसरे एक दूसरे को अट्रैक्ट करते होते हैं इसके थ्रू जो बल रेखाएं निकलती हैं, वो बाहर की तरफ निकलती हैं, ठीक है। जो पॉजिटिव चार्ज के थ्रू बल रेखाएं निकलती है वो हमेशा बाहर की तरफ निकलती है, और जो नेगेटिव चार्ज की तरफ निकलती है वो अंदर लाइक दिस। तो हर चार्ज के अराउंड जो है कुछ फील्ड होता है, जैसे आप चुंबक होता है ना, तो चुंबक के अराउंड कोई फील्ड ही होता है, तभी आप लोहा लेके जाते हो तो फट से जाके चिपक जाता है। अब ऐसा तो है नहीं कि आप उस पर जाओगे चिपकाओगे तब चिपकेगा, वो पहले इतनी डिस्टेंस से वो खुद ही अट्रैक्ट कर लेगा। तो क्या होता है कि इसमें जैसे जैसे आपका डिस्टेंस कम करेंगे तो ये जो डेंसिटी है लाइन ऑफ फोर्सेस की वो बढ़ जाती है। तभी देखो अगर चुंबक के आप थोड़ा सा पास जाओ तो ज्यादा फोर्स लगता है, थोड़ा दूर जाओ तो कम होता चला गया, तो मतलब पास में जो है फील्ड वो ज्यादा है एज कंपेयर टू फार, ठीक है। तो क्या देखो अगर ये बल रेखा कैसे जुड़ेगी, एक की तरफ निकल रहा है और दूसरी तरफ जा रहा है, तो ये ऐसे कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे, है ना, ठीक है ना, है कि नहीं। मतलब एक तरफ अगर जो आपकी जो है लाइन ऑफ फोर्सेस टुवर्ड्स चार्ज जा रही है और एक तरफ अवे फ्रॉम चार्ज जा रही है, तो जो अवे फ्रॉम चार्ज है दैट विल गो टू टुवर्ड्स चार्ज, है ना, तो इस तरह से जो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगी। तो इसी वजह से जो है अपोजिट जो पोल्स होते हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि उनकी जो बल रेखाएं होती है वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है, ठीक है। तो यहां से हम लोग अगर जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे थे, तो इनफाइनाइट पोजीशन से अगर जो आपको आर पोजीशन पे लाना है ना,
सो क्या करोगे आप, फोर्स का फॉर्मूला एम एम अपॉन आर स्क्वायर डी आर। ठीक है, इसमें आर्ट्स का कौन है, आर्ट्स समझ में नहीं आ रहा होगा, है ना। हाँ कोई बात नहीं, देखो ये फिजिक्स में जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो वहां पे फिजिक्स में आपको थोड़ा सा मैथ्स हल्का सा जो है टच आना चाहिए। अब देखो क्या है कि यहाँ पे हम लोग देखो डिफरेंशिएशन और एक इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इंटीग्रेशन का मतलब ये होता है कि जैसे आपने ईंट है, आपने एक कमरा बनाना तो एक ईंट के ऊपर आप एक ईंट रखते चलिए तो उसको इंटीग्रेशन। ठीक है, और एक एक ईंट आप उठाते रख दिया अलग तो फिर से मैदान हो गया तो उसको डिसइंटीग्रेशन, मतलब उसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन, है ना। मतलब चीजों को जोड़ना दैट इज इंटीग्रेशन और चीजों को अलग करना दैट इज डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन का साइन होता है ये ऐसे और डिफरेंशिएशन का साइन होता है ये डी अपॉन ds। ठीक है, तो अगर जो आपको चीजों को थोड़े थोड़े भाग में तोड़ना है तब आप डिफरेंशिएट करोगे, और अगर जो आपको चीजें जोड़नी है तब आप करोगे इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन को हिंदी में बोलते हैं समाकलन और डिफरेंशिएशन को बोलते हैं अवकलन। ठीक है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है कि यहां पे आप क्या कर रहे हो, आप हर एक पॉइंट पे फोर्स कलेक्ट कर रहे हो, थोड़ा डिस्टेंस है फिर आपने देखा फोर्स कितना है, कितना फोर्स लगाना पड़ रहा है। तो बेसिकली क्या कर रहे हैं, हर पॉइंट पे आप तो ये निकालें फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स इंटू डिस्टेंस, तो वो थोड़ा सा कठिन काम हो जाएगा। तो हमने क्या किया, हमने एक दूर की ऑब्जेक्ट माना कि वो हो गया और एक पास का ऑब्जेक्ट, तो उस पॉइंट से यहां इस पॉइंट तक आने में हमें जो काम किया गया, हमने जो काम किया दैट इज पोटेंशियल यूनिट, राइट। सो हमने वो पॉइंट इनफाइनाइट मतलब बहुत दूर कोई पॉइंट माना, इनफाइनाइट मतलब ये होता है बहुत दूर माना, इनफाइनाइट मतलब एक तरीके से नॉन मेजरेबल क्वांटिटी, आप उसको मेजर नहीं कर सकते, है ना। जैसे आपको बोला जाए कि कोई हमने जैसे अभी चंद्रयान 3 लॉन्च किया, अगर जो वो क्या बोलते हैं आपके लूनार सरफेस पे ना जाके, मतलब लूनार सरफेस को बोलते हैं चंद्रमा का सरफेस, उस पे ना जाके कहीं जो है भटक जाए तो क्या बोलेंगे, वो इनफाइनाइट स्पेस में चला गया, उसका कोई अता पता ही नहीं है। ठीक है, तो इनफाइनाइट स्पेस का मतलब ये होता है कि उसको यू कांट मेजर, आप उसको गिन नहीं सकते, आप उस पर बखान नहीं कर सकते। तो हमने क्या बनाना कि इनफाइनाइट डिस्टेंस बहुत दूर से हम किस पॉइंट पे आ रहे हैं, आर पॉइंट पे आ रहे हैं। ठीक है, और उस पॉइंट पे हम क्या निकाल रहे हैं, कितना काम किया गया है एक सैटेलाइट द्वारा, कितना काम किया गया है दूसरे सैटेलाइट के पास आने में, वो हम नेट निकाल। तो दोनों सैटेलाइट का आपस में, एक सैटेलाइट का जो द्रव्यमान है, भार है, वो कैपिटल एम हो गया, मान लो एक बड़ा सैटेलाइट है, और एक हो गया आपका छोटा सैटेलाइट दैट इज स्मॉल। ठीक है, अब दोनों के बीच में सेपरेशन मान लिया हमने आर है। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं हम, अब इसको आप थोड़ा सा देखो, इसके जो फाइनल एक्सप्रेशन आएगा, ये आएगा, बस इतना सा लिख। ठीक है, मैं सॉल्यूशन नहीं बताऊंगा कैसे आया है, इसमें क्या होता है, किसी को समझ में आए कैसे आया, मैथ्स जिसने ले रखी होगी वो बता सकता है, आप लोग समझ सकते हो। तो इंटीग्रेशन में कुछ रूल्स होते हैं, है ना, तो उसको आप अभी स्किप करिए। आप ये मान लो कि जो दो ऑब्जेक्ट के बीच में अगर जो स्टेबल है ना, तो वो तभी तक स्टेबल है जब तक इनके बीच का इनके द्रव्यमान का जो गुणनफल है उसकी जो है ऊर्जा जो है इनके द्रव्यमान के गुणनफल के अनुपाती, और इनके बीच का जो सेपरेशन उसके व्युत्क्रमानुपाती या इनवर्सली। ठीक है, तो अब इस केस में क्या होगा, देखो अब यहां से अगर जो हमने वेलोसिटी निकालनी है, स्केप वेलोसिटी, तो स्केप वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, एक तरीके की गतिज ऊर्जा, कितनी हम ज्यादा गतिज उसको क्या बोलते हैं
गतिज ऊर्जा देते हैं कि उसकी वेलोसिटी उस पॉइंट तक पहुंच जाए जिससे कि वो अर्थ के सरफेस से स्केप कर सके। क्योंकि क्या होता है कि जैसे आप ऐसे हाथ ऊपर लेके जाओ तो आप एक फोर्स लगा लो, तभी आपने स्टेबल रखो। अगर जो फोर्स लगाने स्टॉप कर तो आपका हाथ सीधे खुद ही नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो इट इज काइंड ऑफ फोर्स जो आप अप्लाई कर रहे हो इसको इस जगह रखने के लिए। ठीक है, तो उसमें क्या कर रहा हो, आप कुछ काम कर रहे हो, है ना। तो अब क्या होगा, अगर मुझे इस हाथ को और कम ऊपर लेके जाना है तो हमें और ताकत लगानी पड़ेगी। इसी तरह से अगर हमें सेटेलाइट को किसी ऊपर भेजना है तो एक पर्टिकुलर उसका क्या होगा, स्पीड होगा। जब तक उस स्पीड को एक्वायर नहीं करेगा सेटेलाइट विल नॉट गो अवे। ठीक है, तभी देखो रॉकेट वगैरह छोड़ते हैं तो थोड़ी दूर जाके ब्लास्ट होके खत्म। तो इसको कैसे करेंगे, तो जो ये होती है, इंटर तो किया होगा सबने ऑब्वियसली, तो आठ साइड से इंटर सबका, अच्छा आठ साइड से आपका है, कोई बात नहीं। तो देखो जो गतिज ऊर्जा होती है दैट इज काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा। देख रहे ना, हिंदी की गलती है उसमें। ठीक है, तो जो गतिज ऊर्जा होती है वो किसकी वजह से होती है, ऑब्जेक्ट की मोशन की वजह से। अगर जो आपका ऑब्जेक्ट ऐसे रखा है तो ऐसा कुछ इसकी ऊर्जा तभी ये रखा हुआ है ना। तो कहने का मतलब ये है कि अगर जो ऑब्जेक्ट को आपने बहुत तेजी से फायर किया तो उसकी क्या होगी, जो उसकी स्थितिज ऊर्जा ऊर्जा है वो गतिज ऊर्जा बदल जाएगी, गतिज ऊर्जा की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। तो जो गतिज ऊर्जा होती है वो देते होते हैं हम लोग, काइनेटिक एनर्जी इज नथिंग बट हाफ ऑफ एम बी सी। जो एम है आपको ऑब्जेक्ट का मास है जिसको आप देख रहे हो, या जो एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक है, और बी हो गया उसका वेग या चाल या वेलोसिटी। ठीक है, तो अगर जो आपने स्केप वेलोसिटी निकालनी है तो उस केस में क्या होगा कि आपका काइनेटिक एनर्जी है ना, दैट शुड बी बैलेंस्ड विद जी एम एम अपॉन आर। दिस इज व्हाट, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी, इसको बोलते हैं इट इज ऊर्जा। ठीक है ना। तो आपकी जो गतिज ऊर्जा है वो स्थितिज ऊर्जा के बराबर। एक्चुअली बहुत टफ है, चैलेंजिंग है बहुत लोगों को। जैसे कोई आर्ट बैकग्राउंड से है तो दे डोंट नो ना ये सब चीजें, तो उस केस में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। अब हमें भी मतलब डेली बच्चे बदल जाते हैं। आई थिंक आप पहली बार आ रहा हूँ मेरी क्लास में, पहले भी आया नहीं भूल गया। तो क्या है कि थोड़ा सा जो है बेसिक, आपकी कोई लिस्ट वगैरह की किताब आती होंगी, है ना। एक आती है ना पतली सी किताब करके होता है उसमें कि साइंस वगैरह पूरी एक्सप्लेन करते हैं। तो या तो आप टेंथ का किताब उठा लो, टेंथ के ऊपर नहीं आने का कुछ नहीं, सब टेंथ, टेंथ में तो सब कुछ होता है। नाइन टेंथ में स्थिति ऊर्जा गतिज ऊर्जा होगा, है ना। तो ये सब चीजें जो है आपकी टेंथ में ही, थोड़ा सा आप लोग जो है उसको गो थ्रू हो जाओ। ऐसे में क्या होता है कि फिर समस्याएं आती हैं। आज के दिन दूसरा लेक्चर किसका है मैडम, किसका, नहीं नहीं, दूसरा लेक्चर कौन है, श्रुति मैडम, जोगर। ओके ठीक है। तो यहां से आप जब ये निकालोगे, वेलोसिटी निकालोगे, सो इट विल बी √2 GM अपॉन आर आएगा, है कि नहीं।
है ना। तो ये क्या हो गया आपका, दिस इज स्केप। आज वो नहीं आया क्या, क्यों, कासिम बुखार है।